तो चरस वो जस्ट हमारे अलग से है ना कि ये तो करना ही है, जस्टिफिकेशन बहुत है उसके लिए। हीरोइन का प्लेजर बहुत, बाकी नशे उसके सामने सारे जो है छोटे पड़ गए कि दिस इज द रियल थिंग। वो मेरा चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो बना फाइनली। भटकन जिसको बोल रहे थे ना, वो उस पे आकर के फिर रुक गई। डेड बॉडीज से वो सारा का सारा माल निकाला। चक्कर था ये सारा का सारा कि जैसे ही वो सिकनेस पड़ती थी तो अगेन वो सारी चीजें जो है शुरू हो गई। उस टाइम पैसे कहाँ से आते थे, कैसे आते थे, कोई आइडिया नहीं था, पर आते थे। चाहे वो मंदिर से आए, चाहे वो गुरुद्वारे के गले से आए, पर वो ले आते थे हम पैसे। आप मतलब ये सब आपने किया है? ये सब यस, हमने तो लिटरली ड्रग्स के लिए और हर चीज के लिए पैसा ही चाहिए होता है। तो पैसे घर वाले तो देते नहीं, पता नहीं चला उनको जब तक हार्डकोर एडिक्शन में नहीं पहुंचे। मैंने जब भी उसको छोड़ना चाहा तो वो उतना ज्यादा ही मैंने उसको शुरू किया। सबसे वर्स्ट काम आपने क्या किया है पैसा जुटाने के लिए टू प्रोक्योर ड्रग्स? फर्स्ट एपिसोड में हम एडिक्शन की शुरुआत के बारे में बात करेंगे। क्यों बनता है कोई एडिक्ट, क्या रीजंस होते हैं, और एक एडिक्ट की मेंटालिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं तीर्थन में हूं, पर घूमने फिरने के लिए नहीं। मैं एक ऐसे इंसान की जर्नी और स्टोरी समझने के लिए यहाँ आया हूं जिन्होंने 17 साल ड्रग एडिक्शन से फाइट किया, उसे विन किया, उसको जीता, और अब कम्युनिटी इम्पैक्ट क्रिएट करने की बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। मेरे गेस्ट आज हैं आदित्य सूद। इस नाम से उन्हें आप नहीं जानते, आप उन्हें जानते हैं पंकी सूद फ्रॉम तीर्थन वैली के नाम से। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू पंकी जी। थैंक यू राहुल। यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है ये जो लोकेशन आपने क्रिएट करी है, इसमें कुल्वी आर्ट को और काटकुनी आर्किटेक्चर को इतने अच्छे से आपने इंटीग्रेट किया है, तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? सबसे पहले उसी की बात करते हैं। दैट वाज द होल आइडिया कि जब कुल्लू में हम देख रहे थे कि सारा टूरिज्म जो है वो कंक्रीट की तरफ जा रहा है। जी जी, होटल सब वही बन रहे हैं। होटल सारे वही बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी। और जो हमारा कुल्लू का काटकुनी शैली, जो हमारी असली पहचान है या हमारी रूट्स हैं कुल्लू की, लोग उसको भूल रहे हैं। इनफैक्ट उन रूट्स को काट के वहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जी। तो मेरा हमेशा से यही था, इनफैक्ट मेरे ब्रदर का भी, कि जब भी बनाएंगे तो इट हैज टू, उसको कुल्लू काटकुनी शैली में ही बनाएंगे जो कुल्लू का कल्चर और हमारे रूट्स को दर्शाता हो। राइट। बट इनकी कहानी तीर्थन से दूर दूर तक लिंक्ड नहीं थी। तो यू वर एक्चुअली बॉर्न इन कुल्लू? यस। या तो कहाँ पे था घर, कैसा था बचपन, थोड़ा बताइए। अखाड़ा बाजार जो मेन टाउन जी। है कुल्लू का, विच वाज आल्सो लाइफलाइन, जो पूरे कुल्लू की एक पहचान थी। अखाड़ा बाजार जी, वो एक मेन मार्केट एरिया भी था, और सारे कुल्लू के जो ऑफिसेज वो ढालपुर में होते थे नियर बाय। तो अखाड़ा जो था वो दैट वाज द मेन लाइफलाइन ऑफ कुल्लू। राइट। चाहे वो रॉरिक साहब जब पेंटिंग करते थे नगर में अर्ली 1800 में, राइट। तो वो भी अपने कलर्स खरीदने कुल्लू आते थे। जॉनसन साहब थे, बेनन थे, तो उनकी जो शॉपिंग होती थी वो सब अखाड़ा बाजार या सुल्तानपुर ही आते थे लेने और के लिए। तो शायद सिल्क रूट के लिए भी, जो सिल्क रूट के लिए तो पूरा बहुत ये इम्पोर्टेंट, मंडी तक पहुंचने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रूट था। राइट। यस। राइट। सो हाउ, व्हाट वाज ग्रोइंग अप, हाउ वाज इट? ग्रोइंग अप वाज गुड, एकदम मस्ती में कटा अपना बचपन। तो सारी मस्ती की हमने, तो बाकी तो कुछ भी नहीं किया। तो वही था, दोस्तों के साथ खेलना, शाम तक पतंग उड़ानी और कंचे खेलने, टायर चलाना, नाली में टिप्पू घसा खेलना। देवलू बन के जाते थे कहीं पे आप? कुल्लू में अखाड़े में ये देवलू कल्चर नहीं था। नहीं था? नहीं, सुल्तानपुर की तरफ तो, मगर सुल्तानपुर की तरफ था। लेकिन हम या देवी देवताओं के साथ हम जाते थे। हम गाँव में जाते थे, मनाली में अपने फ्रेंड्स के घरों में, जहाँ पे देवते को बुलाया जाता था और ये सब होता था। तो हाँ, देवलू थोड़ा लेट आया लाइफ में, लेकिन बचपन से देखते आ रहे थे उस कल्चर को। बेस्ट मेमोरी अगर मैं कहूँ, लेट्स से 10 साल होने तक की, वो कौन सी याद है एक जो बिल्कुल आपके माइंड में हमेशा फ्रेश रहती है? ऐसे मेमोरीज तो सारी बचपन में, तो जब खेलते थे तो वही मेमोरीज बेस्ट होती थी। लेकिन हाँ, खुशी की
पतंग उड़ाने में बड़ी खुशी मिलती थी, वो मेरा फेवरेट होता था। हाँ तो कंचे ब्लॉर खेलने में बहुत मेरे को हाई मिलता था, डोपामिन मेरे को लगता है उस टाइम बहुत रिलीज होता होगा। राइट। तो वो असली खुशियाँ थी मेरी, यस, बीइंग आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ आवर हाउस। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे जॉइंट फैमिली थी कुल्लू में, जी। जहाँ पे वी हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप। मेरे चाचा चाची, छोटे चाचा चाची, फिर मेरे मम्मी पापा एंड माय ग्रैंडफादर, ये सब एक ही फैमिली में रहते थे, है ना, अच्छा माहौल और हम रहता है ना। जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं। तो ओवर द टाइम सब अपने अपने सेटअप हो गए, लेकिन हाँ, हमारा बचपन पूरा जॉइंट फैमिलीज में ही निकला। तो ये ट्रेडिशनल कुल्लूई घर था या? ये ट्रेडिशनल कुल्लू घर है, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाउसेज ऑफ कुल्लू। नाइस। अभी भी है वो? अभी भी है, उसी तरीके से? उसी तरीके से। ब्यूटीफुल। तो विजिट करना पड़ेगा कभी। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। राइट। सो इज इट लाइक जैसे मंडी में चौकी होती हैं? हाँ, तो आंगन वाला घर है। हाँ, यस, तो जरूर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आई थिंक वो फीलिंग आप यहाँ पर भी अपने इस वेंचर में भी आप लेकर के आए, हिमालयन सनशाइन कॉटेजेस में भी। इसके बाद एक काफी डार्क फेज आया, राइट, आपके लाइफ में। मैंने काफी रिसर्च करी आपके ऊपर टू प्रिपेयर फॉर दिस पॉडकास्ट विद यू। स्कूल और पढ़ाई में अच्छा ना होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी लगती थी, या लोगों की तरफ से ऐसे लगता था, अपने अंदर एक हीन भावना डेवलप हो गई थी? इज दैट अ राइट थिंग टू से? हाँ, बिल्कुल। वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो था ही था, और स्कूल से रिजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि बैक बेंचर है, हमेशा क्लास के बाहर खड़े हैं। बट आज की डेट में आई डोंट ब्लेम आवर टीचर्स और एनीथिंग, लेकिन हाँ, उस टाइम का रिजेक्शन जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो आई थिंक उसी के चक्कर में कुछ ना कहीं कुछ अलग करने का, कूल दिखने का, स्मार्ट दिखने का, है ना, उस चक्कर में शायद इट ऑल स्टार्टेड। सो यू टॉकिंग अबाउट जब आप किस क्लास में थे? जब हम 8वीं 9वीं में थे तो स्मोकिंग शुरू कर दी थी लोगों को दिखाने से के। शुरू हुआ ये वो एडिक्शन तो का फेज? बिल्कुल, ये तो फर्स्ट फेज होता। पर उससे भी पहले जब मैं 6th क्लास में था, तो अभी एडिक्शन वर्ड को मैं बड़े अलग नजरिए से देखता हूँ ओवर द टाइम। तो एडिक्शन इज जस्ट नॉट अबाउट ड्रग्स या सिगरेट या एनीथिंग। इट कैन चेंज टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ वो बदल सकता है। लेकिन 6ठी क्लास में मेरा जो था फर्स्ट नशा, वो था वीडियो गेम्स का। करेक्ट। तो वो जमाना था मारियो और कॉन्ट्रा का वो जमाना था, और बाकी फ्रेंड्स भी $1 सिक्के से आप हाँ, $1 सिक्के से वो गेम खेलते थे। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ उसके साथ, तो मेरे को बड़ा फैसिनेट किया उस पूरे साउंड ने, उस जो उसके इफेक्ट्स थे। एंड यू नो, एक मेरे को पहली चीज लगी जिसके साथ मैं 100% कनेक्टेड था। जब मैं वो गेम खेलता था, कॉन्ट्रा खेलता था, तो मैं अपने आप को उस कैरेक्टर में डाल देता था। तो मतलब वो आपके लिए ये फ्रस्ट्रेशन को जो था उसको वेंट आउट करने का पहला माध्यम ये था, जो था वो वीडियो गेम्स था। और बाकी दोस्त भी खेलते थे, पर वही था, वो टाइम से खेल के निकल जाते थे। पर मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मैं जिस चीज में लग गया और अच्छी लग गई, तो फिर वो एक्सट्रीम तक, मेरे पास रुकने का चक्कर नहीं था। वो आपकी पहली एडिक्शन थी? तो वो पहली एडिक्शन थी, और पहली ₹1 की चोरी भी उसी के चक्कर में जो है घर में की थी, वो डॉलर निकालने के लिए। हाँ, ये आप जो आप कह रहे हैं ना, ये मैंने किया है। मैंने सिर्फ $1 नहीं चोरी किया, मैंने शादी में, हमारे वहां पर तेल होता है, आई डोंट नो कितने लोग जानते होंगे, डोने में लोग सिक्के चढ़ा करके तेल डालते हैं दूल्हा दुल्हन को। मैं वो पूरा का, वो पंडित का पैसा होता है बेसिकली, बट मैं वो पूरा का पूरा डोना उठा के भागा था। और शादी की बारात से पहले मैं वो वीडियो पार्लर में सिक्के डाल, क्योंकि मेरे पास तो डॉलर्स काफी आ गए थे उससे, अपने पास ही सिक्के हैं तो मैं खुद ही उसमें डॉलर डाले जा रहा हूँ। और जो मेरी पापा ने पिटाई करी थी ना, उसके बाद वीडियो गेम्स खेल नहीं पाया मैं उसके बाद। बट दैट वाज योर फर्स्ट? दैट वाज माय फर्स्ट। हाँ, वो मेरी पहली चोरी थी। पहली चोरी ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? बाद में भी? हाँ, तो बाद में तो ऑफ कोर्स जब बाकी चीजें शुरू हुई लाइफ में, जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो उसमें तो सारा काम ही चोरी पे चलता था। तो ड्रग्स के लिए और हर चीज के लिए पैसा ही चाहिए होता है, तो पैसे घर वाले तो देते नहीं, तो उसके लिए तो टोपी घुमाना, चोरी करना, ये सारी चीजें बहुत आम, बड़ी कॉमन बात है। सो
इन अ वे अनजाने में ही आपको ये एडिक्शन हुआ या कैसे शुरू हुआ? अब एडिक्शन पे आते हैं, जो मतलब आपने स्मोकिंग की बात की, तो स्मोकिंग वो से शुरू स्लोली किया जैसे शुरू होता है, हम्म। फर्स्ट स्टेप हमेशा स्मोकिंग ही होता है, दिखने के लिए, अपने आप को थोड़ा माचो दिखाने के लिए, और वो सारी चीजें ना कि यार ये तो सिगरेट पीता है, वाह बट आप क्या किसको बात है। इम्प्रेस कर रहे थे? आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस, क्योंकि क्लास में तो थे ही, वैसे भी बैक बेंचर ही थे, तो सबको दिखाने के लिए कि आई यार एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू योर हाँ। माइंड एंड अंडरस्टैंड। कोई वो- गर्लफ्रेंड थी जिसको इम्प्रेस करने के नहीं, लिए शुरू गर्लफ्रेंड नहीं थी, सबको सबको Society दिखाने का को। ना, दिखाने के लिए, बच्चों में खास करके, किया? क्योंकि वो वैसे ही देखते थे कि यार इसको तो कुछ आता जाता नहीं है। इनफैक्ट मेरे को तो तो for 8th style। क्लास में हाँ स्टाइल मारने के फेल लिए आपने करके शुरू किया। स्कूल से ही बाहर निकाल दिया था उन्होंने। तो मैंने तो अपनी टीचर से रिक्वेस्ट भी बड़ी की थी कि मैम 3 नंबर दे दो, काहे को निकाल रहे हो। बट हाँ, वो शायद टीचर्स भी फ्रस्ट्रेटेड थे। तो कहाँ से आपकी ये पढ़ाई हुई है? मेरी कुल्लू से ओएलएस स्कूल से हुई थी ये Our पढ़ाई। Ladies of the Snow। या अरे, I was there in first standard just for 1 year in the hostel। तो Right, okay। यस, तो वो काफी स्ट्रिक्ट हैं वैसे भी, हाँ। स्ट्रिक्ट भी है। आई डोंट नो उस टाइम टीचर्स की क्या मेंटेलिटी रही होगी, तो आई थिंक उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो आपको लगता है कि उस वक्त कोई आपको करेक्ट कर सकता था? कभी आपको ये एहसास होता है कि शायद मेरे माँ बाप ने मुझे किसी डिफरेंट तरीके से हैंडल किया होता, मुझे थोड़ी अटेंशन दी होती, टीचर्स ने अटेंशन दी होती, या फिर भाई ने अटेंशन दी होती? आई डोंट नो कौन आपको ऐसा लगता होगा, बट डू यू फील कि वहीं से ही कहीं करेक्टिव एक्शंस हम पेरेंट्स को बता सकते हैं कि लेने चाहिए क्या? ऐसा माँ कुछ? बाप तक तो बात पहुंचती नहीं थी, क्योंकि बड़ा, एक तो फैमिली पूरी जॉइंट फैमिली थी, और वो घर का माहौल वैसे होता था, सवेरे शाम तक दुकानदारी और वो सारी, बिजी थे सब, बिजी रहते थे सारे, और किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम था नहीं, और वो तो दूर दूर तक नहीं सोचते थे, क्योंकि परिवार में किसी ने किया ही नहीं है ये सारी चीज़ें, तो फिर उनको तो दूर दूर तक कोई था ही नहीं ना। और वो भी बहुत छुप छुपा के करते थे हम लोग, जब ये करते थे तो कभी ऐसे घर में तो नहीं पता चला अर्ली स्टेज में उन लोगों अर्ली को। स्टेज कहें तो कितने साल तक पता नहीं चला? काफ़ी साल तक पता नहीं चला उनको, जब तक हार्डकोर एडिक्शन में नहीं पहुंचे तब तक नहीं पता चला, बिकॉज वी वर फ्रॉम एडवेंचर एंड अदर थिंग्स, तो बाहर जाते रहते थे, तो लगता था उनको कि ठीक है। सो आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई कुल्लू में? स्कूलिंग मैंने वहाँ और से तब तक आप की, फिर ड्रग्स में कहाँ तक पहुंचे थे? उस टाइम तो ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, उस टाइम तो जॉइंट का ही पता था सिर्फ, बट जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचे तो वहाँ पे फिर इंट्रोडक्शन तो आप +1 +2 में 10वीं के जो बाद चंडीगढ़ चले गए थे। ओके। तो उस टाइम फिर वहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है केमिकल ड्रग्स के साथ हुआ, उधर जा कर के पहली बार गोलियां देखी, नाइट्रोसन, जो भी, आप नशे का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे थे। हाँ, तो वो कोरेक्स फैंसी उस टाइम बहुत फैशन में थी, उससे उसके मतलब साथ जो कफ की दवाई, कफ की दवाई जिसको बोलते हैं आप। हाँ, तो और एक थोड़ा टाइम एक वो डाइल्यूटर का नशा भी लोग हाँ, तो डाइल्यूटर तो बहुत ही एक चीप नशा था, वो तो हमने कभी किया नहीं, बट हाँ मेरे ख्याल से वो सबसे खतरनाक नशों में से एक है, जो 5 रुपए में या 10 रुपए में हो जाता है। और जब मैं लेटर ऑन मैंने देखा कि वो जो स्ट्रीट एडिक्ट्स जितने थे छोटे बच्चे, वो सब डाइल्यूटर ही यूज कर रहे थे। सो चंडीगढ़ तक you had reached the joint stage and the chemical or joint stage और केमिकल्स के साथ इंट्रोड्यूस हो चुके थे, ये ड्रग्स के साथ उस टाइम देख रहे थे लोगों को कि करते हैं, हीरोइन वगैरह करते, लेकिन उससे दूर थे हम थोड़ा सा। वी वर ओनली इनटू फेंसिड्रिल, कोरेक्स, और ये गोलियां खा ली और ये कर लिया, बट हाँ वो भी बहुत खतरनाक होती थी। Yes, anything abused is abused, sir. Right? It could be even, मतलब कुछ और नहीं तो मिठाई ज्यादा खा लो, खतरनाक तो वो भी है। राइट। सो उसके बाद का स्टेज, आपने एजुकेशन कहीं कंटिन्यू किया? उसके बाद फिर मैं कुल्लू कॉलेज आ गया था। अच्छा। कुल्लू कॉलेज में बहुत अच्छा रहा, एनसीसी का मैं स्टूडेंट रहा, काफी अच्छा, अंडर सार्जेंट तक बना एनसीसी में। Nice. काफी कैंप्स किए। मतलब सुधर गए आप उस वक्त? नहीं सुधर नहीं गए, बेस्ट कैडेट को अवार्ड मिला मेरे को अपना,
क्योंकि वो एडवेंचर फील्ड में थे ना, आउटडोर्स मेरे को शुरू से बड़ा पसंद, तो एनीथिंग आउटसाइड फोर वॉल्स हमेशा मेरे को फैसिनेट करता था, तो उसमें भी वैसे ही रहा फिर हमारा। बट योर एडिक्शंस कंटिन्यूड। माय एडिक्शन कंटिन्यूड, और उस टाइम जॉइंट और फैंसी और ये सब तो मेरे को याद है। एक बार एनसीसी कैंप में हम कहीं थे, हमारी आरडी के लिए सिलेक्शन हुई थी, रिपब्लिक डे के लिए, दिल्ली के लिए। ओह, तो उस कैंप में मैं था, और वो पूरा स्टेट का वो कैंप था, और हम शरारती भी थे थोड़े, तो हमने बड़ा पेपर भरा और सब सोलन, कांगड़ा, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का था, सबको वो लगवा दिया जॉइंट। और वो जब व्हेन वी वर डूइंग द परेड, तो एवरीबॉडी स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, गिरने लग पड़े लड़के करके। तो वो सीओ भी परेशान हो गया कि यार ये क्या हो गया। तो ऐसी हरकतें करते रहते थे यानी कि। बट उस टाइम ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि हम किस चक्रव्यूह में कहाँ फंसने की तैयारी में हैं हम, या फंस चुके हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं दी। सो कुल्लू कॉलेज के बाद आपने अपना एडवेंचर कंपनी स्टार्ट किया? नहीं, तो कुल्लू कॉलेज मेरा कभी फिनिश हुआ नहीं, क्योंकि अच्छा। मेरे को कॉलेज से इट वाज अ रेड लाइन, क्योंकि मैं झगड़ा कर चुका था अपने एक सुपरिटेंडेंट के साथ। ओके। तो वो मेरा ग्रेजुएशन तो कभी हुआ नहीं कंप्लीट। और उस टाइम भी यही था कि कॉलेज की जगह हम भूतनाथ मंदिर ज़्यादा बैठते थे जा करके। कॉलेज हमारा इतनी सुंदर जगह था, तो हम नीचे रिवर के पास जाके बैठे रहते। वी वर अमंग्स दोज बैड बॉयज जो मतलब होते, जो कुछ लोग कॉलेज में एक होते हैं जो आप उनको देखने से लगता है कि ये बाबा जी की बूटी वाले लोग हैं, कि यार इनके साथ ठीक है, थोड़ा दूर ही रहो तो बेटर है। बट एवरीबॉडी, हाँ, सब हमारे साथ दोस्ती बहुत थी, कनेक्शन बहुत ज़्यादा थे। बट हाँ, लाइफ वॉज गोइंग ऑन लाइक दैट। धीरे धीरे करके ये एडिक्शन ने आपको उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि आप अपने ही खुद के घर से बहुत सारे पैसे चोरी करते थे। हाँ, वो तो ऑब्वियसली ये इसी टाइम पे है, ये इसी टाइम पे, कॉलेज के टाइम में, व्हेन जब मैं इंट्रोड्यूस हो गया इन चीज़ों से, क्योंकि जॉइंट वगैरह तो बहुत सस्ता होता था। बट जब इंट्रोडक्शन हेरोइन के साथ हुआ, उस टाइम स्मैक उसको बोलते थे, ये अर्ली 90s में वापस आया था फिर से कुल्लू में, और ये करीब 95-96 में वापस ये कुल्लू में एंटर कर चुका था ये। तो उस टाइम फिर जब ये शुरू हुआ दौर, पहला इंट्रोडक्शन हुआ इसके साथ, और मज़ा आने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जब फर्स्ट टाइम सिकनेस पड़ी, जो मेरे को रियलाइज नहीं किया, मैं लगा कुछ आई एम मिसिंग दैट थिंग। तो पहली बार उसके लिए फिर जब पैसे चाहिए थे, उस टाइम तो दुकान से ले गया था मैं चुरा करके, बट ओवर द टाइम बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ी। उस टाइम फिर हम पहले घर के चोर बने, फिर बाहर के चोर बन गए। ये जो ड्रग्स की महामारी सी हिमाचल में फैलती जा रही है आजकल, और भी है, उस टाइम पर भी क्या इतनी थी कि लोग आसपास आपको दिखाई देते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे नशेड़ी या गंजेड़ी या भंगड़ जिन्हें कहा जाता है हमारी लोकल लैंग्वेजेस में, ऐसे डू यू थिंक पहले भी उतना ही था कि अब बढ़ गया है? यस, भांग की जहाँ तक आप बात करो, वो तो शुरू से ही थे, क्योंकि वो कुल्लू में ही पैदा होता है, एंड जस्टिफाइड भी बहुत है कि शिव जी की बूटी एंड ऑल दैट चीज़ें, जस्टिफिकेशन बहुत है उसके लिए। और वो तो शुरू से ही था कुल्लू में। हमारे यहाँ पर मलाना है, मलाना गांव इटसेल्फ इज, मतलब मलाना, यस, मलाना में और भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मलाना का ब्रांड फेमस हो जाता है, राइट? वो ब्रांडिंग उसकी वैसे ही हो गई। और तो तीर्थन की तो आई थिंक ड्रग्स के साथ इट्स नॉट कनेक्टेड एट ऑल, ना ही नशों के साथ तीर्थन को जोड़ा जाता है। बट कसोल को आप बात करो तो कसोल बोलते ही दिमाग में वही छवि आती, लेकिन तीर्थन बोलते ही वो छवि बिल्कुल भी नहीं आती ड्रग्स की, क्योंकि यहाँ की एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग थी, लोग अच्छे थे, नशे को उन्होंने आने ही नहीं दिया। ब्रिलियंट। इनफैक्ट इस वैली में, सो उस पे भी बात करेंगे, बट लेट्स गो बैक टू व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट, राइट? कि तो ये आया कैसे, उस जमाने में भी आया कैसे, और ये नेक्सस चलता कैसे है? अर्ली 90s में हमारे कोई छूट के आया था कहीं से, और फिर वो गोवा से आया था, तो फिर वो कुल्लू में उसको इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम इसके साथ। आई वोंट टेक हिज नेम, बट वो अखाड़ा से ही था। और फिर
एक कोई लड़का था, उसको कहीं वो कसोल गया था, उसको एक बड़ी पुड़िया उधर मिली हीरोइन की। You're talking about heroin. आई एम टॉकिंग अबाउट उस टाइम स्मैक, उस टाइम जिसको स्मैक कहते थे। उसको बोलते थे, उसी का वो पार्ट था। तो वो लेकर के आए तो वो बड़ा थ्रिल किया कि उसको ऐसे डालते, पन्नी पे डालते, पाइप लगाते, सिक्का लगाते। बड़ा अच्छा लगा वो यूज़ करके ना, फर्स्ट टाइम जैसे यूज़ की। तो जैसे ही वो यूज़ किया मेरे को लगा ये है असली चीज़। अभी तक तो हम सब गलत चीज़ों में थे, बाकी नशे उसके सामने सारे जो है छोटे पड़ गए मेरी लाइफ में कि दिस इज़ द रियल थिंग। एंड वो मेरा चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो बना फाइनली। एक भटकन जिसको बोल रहे थे ना, वो उस पे आकर के फिर रुक गई। तो ये कितने साल से आप मतलब सिगरेट शुरू करके तो- कहाँ इस स्टेज तक पहुंचने में कितने साल लगे? उसमें आप सोच लो मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल लग गए। इन बिटवीन देयर वर अदर थिंग्स, कॉलेजेस एंड अदर थिंग्स। अदर थिंग्स। उस टाइम जॉइंट को हम कुछ मानते नहीं थे। बाकी जो ये गोलियां वगैरह खाते थे, फैंसी ड्रिल वगैरह पीते थे, दैट वाज अनदर पार्ट। वो तो चल ही रहा था ये सब साथ में मिलाकर मतलब हाँ। तो हीरोइन तक आते आते इतना टाइम लगा, लेकिन जब वो मिली तो ये लगा कि यस, हीरोइन मिल गई। दिस इज द रियल थिंग। तो फिर वो लगा यस, नाउ वी आर द मैन। ऐसा क्या होता है इस नशे में कि people get so addicted so quickly? अगर आप साइंटिफिकली देखो, इट्स ओपियोइड। हम्म। जैसे फैंसी हो गया, कोरेक्स हो गया, वो सब भी ओपियोइड है। तो हीरोइन का भी यूज कहीं ड्रग्स के तौर पे होता है, एज इन लाइक क्योरिंग के लिए? तो लोगों को हीरोइन cure करने तो के पहले तो जो इन्वेंट ये हुई थी एज अ पेन किलर। लिए? जी, ओके। इट वाज अ पेन किलर बेसिकली। तो ये आपको नम कर देती है, आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। तो उसी लिए ये इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन फाइनली इट केम आउट इन द मार्केट। बहुत जगह ये ओपन थी, लेकिन जब रियलाइज किया गवर्नमेंट ने फॉरेन में कि यार ये तो अब लोग हद से बाहर जा रहे हैं एंड दे आर एडिक्टेड टू इट, तो उन्होंने एकदम स्टॉप किया इसको। और जैसे ही रोका उन्होंने, तो इसकी जो है फिर इलीगली डिमांड बहुत बढ़ गई। That's how it got created. That how it really created its market. डाउनर है बेसिकली, आपको नीचे की तरफ खींचता है, डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, बट एट अ सेम टाइम गिव्स यू लॉट ऑफ प्लेजर। तो आई थिंक In what form? हर एक प्लेजर का अपना अपना एक अलग आइडेंटिटी है। मैं तो ये समझता हूँ, जब तक जॉइंट पी रहे थे, गोलियां खा रहे थे, उनका एक अलग हाई, मतलब आप कह रहे हैं एक अलग हाई मिलता है। एक अलग हाई था। वो भी डिप्रेसिंग थे सारे कुछ। कभी किसी ने ऐसा हाई दिया नहीं था जैसे इस चीज ने दिया था। हीरोइन का प्लेजर बहुत अच्छा था, यानी इट वाज वेरी गुड। आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई इट, लेकिन आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेस इट, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मजा जो आता है ना, वो मजे के चक्कर में ही फिर आदमी इसके पीछे जो है वो घूम पड़ता है। वो मजे के चक्कर, वो पहली बार जो मजा आता है ना, वो बाद में तो कभी नहीं आता। वो पहला मजा ढूंढने के चक्कर में फिर इस चक्कर में फंसते जाते हैं। यस। और अगर ये सडनली हटा दिया जाए आपकी लाइफ में से, तो रेपरकशंस क्या होते हैं? क्यों छोड़ नहीं पाते लोग? What happens basically? What happens जब आप छोड़ने की कोशिश करते हो खुद से? आपने किया होगा काफी बार। हाँ, मैंने बहुत बार कोशिश की, जब समझ आया कि यार अब ये सिर्फ सैटरडे नाइट का चक्कर नहीं रह गया है ना। अच्छा, मतलब पहले हफ्ते के हफ्ते था। इट इज 7 days a week और 30 days a month और 365 days a year था। अब ये हर दिन और 365 दिन हो गया। सैटरडे नाइट से हटके फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे और संडे सब नाइट्स का चक्कर हो गया। तो फिर लगा कि इसको कंट्रोल करते, छोड़ना फिर भी नहीं चाहते थे। आई थिंक ये किसी भी एडिक्शन के साथ होता है ना। अब रियलाइज किया कि उस टाइम भी हम छोड़ना नहीं चाहते थे इसको, हम तो सिर्फ कंट्रोल करना चाह रहे थे यार, कि किसी तरीके से ना कंट्रोल में कर ले। और वो चाहे वो सुबह का टाइम टेबल बना लिया कि सुबह ही करेंगे, शाम को करेंगे, पूरा दिन नहीं करेंगे, हर दिन के लिए बना लिया। फिर अपनी तरफ से कोशिश की कि आज सिर्फ होली को करेंगे, दिवाली को करेंगे, न्यू ईयर को करेंगे। वरना लाइफ में कभी वो होली आई ना, कभी वो दिवाली आई ना, कभी वो न्यू ईयर आया। सो इन अ वे कोई सिगरेट भी छोड़ना चाहे तो ये आई थिंक ये माइंडसेट बिल्कुल सेम ही है। लगा प्रोसेस सिमिलर है, बट ऐसा था नहीं।
ऐसा था नहीं। Difference क्या है? मैंने जब भी उसको छोड़ना चाहा तो वो उतना ज़्यादा ही मैंने उसको शुरू किया। मोर आई वॉन्टेड टू लीव इट, उसने मेरे को और ज़्यादा पकड़ा। क्वांटिटी बढ़ती गई, डोज बढ़ती गई। वो प्लेजर जो पहले एक लाइन या एक स्निफ में मिलता था वो 5 पे आ गया, फिर वो 10 पे आ गया, फिर वो ग्राम्स पे आ गया, फिर 1 ग्राम से कुछ नहीं हो रहा था, फिर 2 चाहिए था, फिर 3 चाहिए। तो क्वांटिटी जो है उसकी बढ़ती जा रही थी टू गेट दैट सेम प्लेजर विच आई वाज ट्राइंग टू फाइंड। उस मजे को ढूंढने के चक्कर में वो जी क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। हेरोइन को अब्यूज करने वाले लोग, बेसिक अब्यूज ही का मैं Yeah. वर्ड का यूज करूंगा, आई थिंक दैट्स द राइट चॉइस ऑफ ये हाँ बिल्कुल। सो कहीं पे मैं रिसर्च करते हुए आपके पॉडकास्ट के लिए मैं कहीं पे इसके बारे में भी रिसर्च कर रहा था, एडिक्शन के बारे में और क्या क्या होता है। आप पहले उसको शायद यूं दांत पे लगाना शुरू करते हैं, कभी आप स्निफ करना शुरू करते हैं, कभी जो आप कह रहे हैं कि वेपर फॉर्म में यूज करना शुरू करते हैं और फिर इंजेक्ट करना लोग शुरू करते हैं। इंजेक्ट करना शुरू कर। और जो मैं प्रोग्राम देख रहा था उसमें ये बताया गया था कि आपके बाजू पर इतनी निशान, अगर आप बहुत एडिक्ट हो जाते हैं और इंजेक्शन लगाते रहते हैं तो ये जो आपकी नसें हैं ये भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये बाजू भी खत्म कर देते हो, आप दूसरी बाजू पे आते हो, आप वो भी खत्म कर देते हो, आप टांगों पे आते हो, आप नसें ढूंढते हो कहाँ है, वो सब खत्म हो जाता है। तो इनफैक्ट एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैं ये भी देख रहा था कि लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स में आ जाते हैं क्योंकि वहाँ नसें आसानी से दिखाई देती हैं। ये करेक्ट है? ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैं तो ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताया हुआ है, ओवर इनटू ऑल दिस थिंग। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार मानता हूँ कि हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, लेकिन जिंदगी में हम भी सब कुछ खो चुके थे। वो स्टेज अभी आनी थी। अगर 1 साल मेरे को ट्रीटमेंट और नहीं मिलता या 6 महीने और नहीं मिलता तो मैं भी उसी स्टेज पे होता। तो ये आपकी सेल्फ रियलाइजेशन से आप निकल नहीं पा रहे थे इस चक्कर से? सेल्फ रियलाइजेशन से निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि इसमें तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि जब भी छोड़ने की सोचते थे तो वो पेट में दर्द, आंखों से पानी, ऐसे टांगों में दर्द। आप जैसे मछली को पानी से, यू लिटरली शिट इन योर पैंट्स, है ना? कंट्रोल नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे, आपका पूरा ऊपर नीचे। तो वो फिजिकल पेन इतनी ज्यादा है, इतना तड़प जाता है आदमी कि वो चाह करके भी फिर जो है इस चीज से बाहर नहीं निकल सकता। Until unless someone has very strong will, जो मेरे पास तो कभी नहीं थी। मैंने हालांकि ट्राई किया, जोग्राफिकल चेंजेस किए, एक जगह से दूसरी जगह पे गया। What do you mean? कि कुल्लू छोड़ करके दिल्ली चले जाओ, अच्छा। सोलंग नाला चले जाओ, किसी पहाड़ पे चले जाओ, सोच के यही जाते थे कि अब नहीं करेंगे। पर वो ऐसी एक चक्कर था ये सारा का सारा कि जैसे ही वो सिकनेस पड़ती थी तो अगेन वो सारी चीजें जो है शुरू हो। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं था उस टाइम। पैसे कहाँ से आते थे, कैसे आते थे, कोई आइडिया नहीं था, पर आते थे। चाहे वो मंदिर से आए, चाहे वो गुरुद्वारे के गले से आए, पर वो ले आते थे हम पैसे। आप मतलब ये सब आपने किया है? ये सब यस, हमने तो लिटरली किया हुआ है। मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन यस किया हुआ। Forces you to do it, the drive, right? कि ये चाहिए अभी, ये चाहिए तो चाहिए, तो उसके लिए कोई वो रह नहीं गया था। अपना स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस, अपना प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस, एक इमोशनल साइड कंप्लीटली भूल चुके थे ऑलमोस्ट। आप और आपके कुछ दोस्त, आप मरते मरते बचे थे, बट आपके कुछ दोस्त एक खाई में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो करके गिर चुके थे। ये सब क्या था और ये कब की बात है? इज इट आफ्टर द कॉलेज एंड व्हेन यू स्टार्टेड दिस एडवेंचर टूरिज्म? ये हाँ उसी टाइम की बात है जी। शायद मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं, बट आई थिंक 2000 के आसपास की बात है, 2001-2। तो उस एक्सीडेंट में वो 6 लड़के तो मर गए थे, लेकिन हमारा वो जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी था, ये इमोशनल टच था, हमारी दोस्ती सिर्फ उन्हीं से थी जो पी रहे थे। और वो दोस्ती भी सिर्फ नशे तक थी हमारी, उससे आगे की हमारा जो दोस्ती नहीं थी। तो वो जैसे ही हमको पता लगा मेरे को कि वो एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरे माइंड में ये नहीं क्लिक हुआ कि क्या हो गया। मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ यार कि उनके पास तो बड़ा सारा माल था, उनकी जेबों में भरा पड़ा हुआ है। पहला थॉट आपका ये था? पहला थॉट मेरा ये था। दूसरा कहीं हल्का से ये भी था अगर पुलिस पकड़ लेगी तो बनना, बट फर्स्ट थॉट वाज दिस। और हमने उन डेड बॉडीज से वो सारा का सारा माल निकाला और वो पिया।
बहुत आराम से बैठ करके, यानी कि देयर वाज नो, एक जो इंसान होता है ना जिसकी आत्मा मर चुकी होती है वो हो गए थे, क्योंकि एक आम आदमी तो ये नहीं कर सकता है कि किसी की लाश से निकाल करके। They died on the spot. दे डाइड ऑन द स्पॉट, दे ऑल डाइड ऑन द स्पॉट। वो बहुत भयंकर एक्सीडेंट था। तो एक बार नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए लाइफ में जिसमें बचा लिया, या बड़े ड्रामेटिकली मैं बाहर आ गया इधर। इस गाड़ी में शायद आप भी थे। इस गाड़ी मगर से आप मैं उतर थोड़ी ही गया, देर पहले मैं उतर उतर गए गया, ये यस। क्या मतलब हुआ क्या यहाँ पर? बस वैसे ही वहाँ पे ढालपुर चौक पे मैं उतर गया था। एक तो वो छोटी गाड़ी थी, थोड़ा टाइट भी हो रहा था, प्लस मेरे को अपनी यूजिंग, मेरे को लग रहा था कि यार ये भी पी लेंगे तो शेयर करना पड़ेगा और ये सारे। तो आई डोंट नो, फॉर सम रीजन, किसी कारणवश जो मैं उतर गया था उस गाड़ी से। मैं लगा नहीं, तुम लोग जाओ। और यही मैं भगवान की कृपा मानता हूँ कि हर जगह मेरे को उंगली से पकड़ के भगवान ने बचाया हुआ है, किसी हायर पावर ने तो बचा के इस रखा। वक्त आप कितने साल के रहे होंगे लगभग? आई थिंक उस टाइम में करीब 24-25 साल के। शादी हो चुकी थी आपकी? नहीं, तब नहीं। अच्छा। तब शादी नहीं। तो ये सब हुआ और फिर आपने या आपकी फैमिली ने डिसाइड किया कि शादी करवा देते हैं? तो मैं अपने आप से क्लीन हो गया था बीच में 3 महीने ऐसा भी है? हाँ, तो मैं अपने आप से जब 3-4 महीने क्लीन हो गया था, घर वालों को तब भी नहीं इतना आइडिया था कि हम इतना खतरनाक उसमें फंसे हुए। तो अपने आप से जब क्लीन हो गया, दुकान जाने लगे, सारी चीजें ठीक होने लग पड़ी, तो वही होता है जैसे शादी कर देते। सो मतलब उनकी मोटिवेशन ये थी कि बाद में तो सुधर जाएगा। Is that right? उनको लगा था कि सुधर गया, अब ठीक है, छोड़ दिया तो ठीक है सब, बिकॉज उनको अंदर का नहीं पता था कि ये कितना खतरनाक चीज है। फंसे हुए हैं आप, कितने फंसे हुए। And I'm sure it's a struggle। मतलब कोई इंसान अगर ऐसी सिचुएशन जो आप कह रहे हैं, आप तो निकलना चाहते हो, बिल्कुल, बट वो दलदल है और आपको खींचता जा रहा है नीचे को। सो ये टाइम था जब सोनू सूद आपकी लाइफ में, वो वाले सोनू सूद नहीं जो आप सोच रहे हैं। पंकी जी की वाइफ का नाम भी सोनू है। तो ये वो टाइम था जब सोनू सूद आपकी लाइफ में आई, राइट? तो उन्हें ये आभास कब हुआ कि कुछ गड़बड़ है मेरे पति में? ऐसा हुआ तो जब मेरी शादी से पहले तो मैं क्लीन रहा कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम तो नहीं था, लेकिन शादी के बाद मेरा फिर रिलैप्स हुआ। और वही एक एडिक्ट के लिए तो सबसे फेवरेट प्लेस बाथरूम ही होती है। तो दुनिया, घर के बाथरूम या कोई भी बाथरूम, पूरी दुनिया का आप कोई भी एडिक्ट उठा लो, तो सबसे सेफ प्लेस उसके लिए जो है बाथरूम ही होती है। तो हम तो बहुत सारे उसमें जब पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हैं, हम बोलते हैं बाथरूम चेक करो, बाथरूम में क्या हो रहा है, बाकी रूम को छोड़ दो, बाथरूम में क्या चला है आप उस पर ऊपर नजर रखो। तो वही मेरी वाइफ भी परेशान होती थी, ये अरे बंदा बाथरूम में घुसता है और 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अंदर करता क्या है, वो समझ नहीं थी, ना पता था। और बस वही था कि वो उसी उधेड़-बुन में थे वो। और ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की है कि अगर पेरेंट्स भी अगर सबसे पहले कुछ चेक करना चाहते हैं, उन्हें अगर बिहेवियर ऑकवर्ड या डिफरेंट लग रहा है अपने बच्चों का, तो द फर्स्ट प्लेस यू शुड चेक शुड बी द बाथरूम इफ एनीथिंग इज डिफरेंट देयर, राइट? यस, कोई फाउल स्मेल है या कुछ ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए बाथरूम, क्योंकि बाथरूम एक प्राइवेट एरिया है जी, किसी का भी। आप वहाँ कैमरा नहीं लगा सकते, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते, है ना? तो यू आर जस्ट अलोन इन दैट योर ओन स्पेस। तो आई थिंक मेरा नहीं, दुनिया के हर एडिक्ट का फेवरेट प्लेस जो है वो बाथरूम ही है। और हम अगर आप कुल्लू की बात करें तो वहाँ तो शायद बाथरूम्स होते भी थोड़े डिस्टेंस पर हैं घरों से। हाँ, वहाँ थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। और कुल्लू वाले हमारे घर में भी जो है थोड़े दूर, घर में ही था, लेकिन थोड़ा घर से बस सटा हुआ, मगर बाहर है ना, बाहर था। तो वो तो उस हिसाब से वहाँ तो वैसे भी डिफिकल्ट है, वैसे भी डिफिकल्ट करना, क्योंकि आजकल तो अटैच्ड बाथरूम्स में फिर भी थोड़ा बहुत मालूम चल जाए, पता चल जाता है। यस, तो उनको आभास कब हुआ ये? एक बार वो ऐसी मेरी अलमारी की सफाई कर रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारा उसको जॉइंट मिला। उसने देखा नहीं था कभी कि चरस क्या होती है। वो तो चरस वो जस्ट हमारे अलग से है ना, कि ये तो करना ही है हमने। तो जब उसको मिली, वो बहुत सारी थी वो, तो वो
उसने उठाई और मेरे को पूछा क्या है ये, तो मैंने बोला कि अभी शिवरात्रि है, ये शिव जी का धूप है, ये शिव जी को चढ़ाते हैं ये धूप। अच्छा। तो उसने बोला ठीक है, और मैं कहीं बाहर गया हुआ था और वो सारा धूप ले जाके उसने मेरी माताजी और मेरे पिताजी के हाथ में दे दिया कि ये आप घर के मंदिर में जला लेना ये धूप। जलाने के लिए। तो शी वॉज दैट इनोसेंट, है ना। तो वो घर वाले तो हिल गए देख करके, उन्हें समझ में आ गया। हाँ कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, इतना सारा ये। तो ठीक है, थिंग्स गॉट यू नो, उससे तो और भी वर्स थी चीजें। अभी तो ये कुछ भी नहीं उन्हें पता मालूम चला। नहीं था। हाँ, क्योंकि जो हीरोइन या स्मैक थी वो तो बड़ी छोटी सी, आप एक माचिस में यू कैन जस्ट हाइड इट एनीवेयर, आप कहीं भी छुपा सकते हो उसको, ट्यूब के पीछे डाल दिया, राइट राइट राइट। है ना, अपने अंडरवेयर में छुपा लेते थे हम, उसको अंदर डाल के रखते थे। ये आपको मिलती कहाँ से थी ये? कुल्लू में जब 90s में ये वापस आई तो कुछ एक लोग थे जो बेच रहे थे इसको, और हमारे तो घर के साथ ही बिकता था, मतलब आसान था। तो ये सारा जो ये सिनेरियो है ना, जब मैं अपने बचपन में जाऊं, जब मैं 7 साल का था, तो मैंने फर्स्ट टाइम हीरोइन एडिक्ट्स देखे थे। उस टाइम 7-8 साल का था मैं। Okay. और मैं अपने गेट पे खड़ा था, घर के गेट पे, और वो कुछ लोगों को काला मुंह करके हमारे बाजार के मोहल्ले के लोग लेके आ रहे थे। उनको जूते का हाथ डाला था उन्होंने और उनको लेके आ रहे थे। तो मैं गेट से खड़े होकर के देख रहा था, मैं ये कौन लोग है। एज अ किड बचपन में मेरे दिमाग में वो छवि, और उनको रखा हमारे घर के बिल्कुल साथ आर्य समाज है। तो पूरा पब्लिक था, मॉब था उस टाइम। वो गिनती के 7-8 लोग होते थे, 5-6 लोग होते थे, कोई मनाली का, कोई सबको पकड़ के ले आए थे, और वो उन्होंने आर्य समाज में रखा था। और वो कमरा भी हमारे कमरे के साथ सटा हुआ था एकदम। और वो रात को ना सारे हीरोइन एडिक्ट्स थे, तो वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो फिजिकल विड्रॉल्स हो रहे थे। तो वो शीशे तोड़ रहे थे, दीवारों पे मार रहे। तो एज अ बच्चा वो मेरे दिमाग में वो छवि और वो आवाजें अभी तक, पर कोई मेरे को क्लैरिफाई नहीं कर पाया था कि ये, सबने बोला ये कुछ गलत काम करते, पर वो क्या गलत काम है किसी ने समझाया भी नहीं, बताया भी नहीं। मतलब वहाँ की पब्लिक ही खुद डिसीजन मेकर बन के ये सब कर रही थी। हाँ, ये अर्ली 80s की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 84 की बात है ये। उस टाइम तो मैं 7 साल का था सिर्फ। तो उसके बाद फिर जो है ये चीज बंद हो गई थी कुल्लू में, लेकिन फिर इसने अपनी वापसी जो है 90s में की थी। तो उस टाइम हम जो है आपके लिए आसान था, मतलब करना, उस टाइम उसके चक्रव्यूह में फंस गए थे और आसान था प्रिक्योर करना। सबसे वर्स्ट काम आपने क्या किया है पैसा जुटाने के लिए टू प्रोक्योर ड्रग्स? इसमें तो हर काम ही वर्स्ट है, इसकी तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि क्या है। बट एक मेरे को याद है कि मैंने एक बार चेन छीनी थी किसी की दिल्ली में, और वो लेडी गिर गई थी कश्मीरी गेट के सामने। मैं दिल्ली गया हुआ था और मेरे वहाँ बहुत सारे दोस्त थे जो ये कंगले भी बोलते हैं उनको, और उनके साथ बोलते चल चेन खींचते। तो वो एक तो एडवेंचर के चक्कर में, हाई के चक्कर में, और पैसे मिलने थे और बढ़िया माल मिलना था, तो उनके साथ वो लेडी गिर गई थी और हम तो वहां से वो चेन खींच के निकल गए थे। लेकिन वो डर वो हमेशा मेरे दिमाग में था, तो मैंने स्पेशल चक्कर लगाया वापस आकर के, उस जगह को इंस्पेक्ट किया खुद। तो वहीं पे अभी तक मेरे को याद है एक पुलिस चौकी होती थी, तो मैंने उस पुलिस वाले को ऐसे ही जनरली जा मिला, जी क्या हुआ यहाँ पे, हमने सुना कुछ, मिला कोई मर गया, बोलते नहीं आज स्नैचिंग हुई, तो और वो लेडी बच गई। तो मेरे दिल को जो है शांति पड़ी थी। ऐसे बहुत सारे रोज के नए किस्से, रोज की नई कहानियां, और जितनी बार हम ये शेयर करता हूँ मेरे को तो नई स्टोरी अपनी याद आ जाती कि यार क्या क्या कर चुके हैं। तो आई थिंक वो भी एक बड़ा वर्स्ट इवेंट था कि जो हम चीज नहीं करना चाह रहे थे वो हम कर रहे थे। मतलब दिस एडिक्शन स्पेसिफिकली फोर्सेस यू कि आप अपने मेन कैरेक्टर को, क्योंकि आपका अदरवाइज आपका थॉट प्रोसेस ये था कि कुछ उसे चोट तो नहीं लग गई, उस औरत को चोट तो नहीं लग गई, बट उस आपके अपने ओरिजिनल कैरेक्टर से आपको इतनी दूर ये लेकर चला गया ये एडिक्शन कि आप चेन स्नैचिंग जैसे काम में भी घुस गए। हाँ बिल्कुल। तो ये तो आपका कैरेक्टर जो ओरिजिनली व्हाट यू आर, जो आप हो वास्तविक में, इट इज जस्ट नीड कि बस अब चाहिए।
जब नशा चाहिए चाहिए, तो वो हाई ये चाहिए। परफॉर्म पर्सनैलिटी आपकी दूसरी हो, उस टाइम आपको कोई सामने दिखता नहीं है फिर तो काइंड ऑफ लाइक साइकोटिक, बीइंग अ साइकोटिक पर्सन। बिल्कुल ये 100% साइकोटिक पर्सन वाली पर्सनैलिटी भी बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है, उसमें कोई शक नहीं है। फर्स्टली थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सो ऑनेस्टली एंड ओपनली। आई एम श्योर काफी सारे लोग जो ऐसे एडिक्शन से बाहर निकले होते हैं, एक तो वो पहले तो वो विजिट ही नहीं करना चाहेंगे शायद अपनी वो सिचुएशन, और आप इतने ओपनली इस सब के बारे में बात करते हैं और एक इनिशिएटिव भी यहाँ पर चलाते हैं कि और लोगों में आप अवेयरनेस क्रिएट करें। तो आई थिंक जो आप अभी कर रहे हैं और जिससे आप जिस गहरे खाई से आप निकल के आए हैं, आई एम जस्ट अमेज्ड कि आप किन गहराइयों से निकलकर किन ऊंचाइयों तक आज पहुंचे हैं। तो अब थोड़ा उस तरफ चलते हैं। तो डी एडिक्शन हुई कैसे? ये रियलाइजेशन आपकी खुद की थी, फैमिली की थी, फोर्स थी, क्या था? सेकंड पार्ट में हम कोशिश करेंगे आपको ये दिखाएं क्या होता है जब कोई एडिक्ट एक डी एडिक्शन सेंटर में जाता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, और पता करेंगे कि रिकवरी और ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है। क्या कोई गुरु मंत्र है इसे बीमारी माने या कुछ और, समाज कैसे इसमें मदद कर सकता है। तो अगर आप भी किसी एडिक्शन से गुजर रहे हो या किसी को जानते हो जो एक एडिक्ट है और इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट सीरीज से उसे कुछ इंसाइट्स मिल सकती हैं, जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है।